नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पहलगाम हमले के हत्यारों के आकाओं के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताऊंगा। आज मैं आपको आतंकवादी हमले में जनरल आसिम मुनीर के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिखाऊंगा। आज इस बात का प्रूफ मिला है कि पहलगाम का आतंकवादी हमला सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करवाया था। पाकिस्तान की फौज के 5 बड़े अफसर इस हमले की साजिश रचने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक शामिल थे। पहलगाम में आतंकवादी हमले की प्लानिंग जनरल आसिम मुनीर ने की। अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को दिया। आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने यह काम आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को सौंपा। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम की देखरेख में पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई, हमले की जगह की रैकी की गई, हथियारों का इंतजाम किया गया और यह सब मोहम्मद शहाब असलम की देखरेख में हुआ। बड़ी बात है कि जिस वक्त आतंकवादी पहलगाम में टूरिस्ट से मजहब पूछ पूछ कर उन्हें गोली मार रहे थे, उस वक्त जनरल आसिम मुनीर इस दरिंदगी को मॉनिटर कर रहा था। मेजर जनरल असलम दहशतगर्दों के साथ लगातार व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में था। ये सारे खुलासे पाकिस्तानी आर्मी के एक फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने किए हैं। सबूत के तौर पर मेजर आदिल राजा ने आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी के वो फोन नंबर बताए हैं जिनके जरिए पहलगाम में आतंकवादी हमले के वक्त मोहम्मद शहाब असलम दहशतगर्दों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। किसे मारना है, क्या कहना है, यह सब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए बताया जा रहा था। मेजर आदिल राजा का एक एक शब्द आग लगाने वाला है, हर हिंदुस्तानी का खून खौलाने वाला है। पहलगाम हमले का प्लान आसिम मुनीर ने क्यों बनाया? इस हमले से जनरल आसिम मुनीर क्या फायदा उठाना चाहता था? मुनीर के हुक्म की तामील करने का आईएसआई चीफ आसिम मलिक और मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को क्या इनाम मिला? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मेजर आदिल राजा की बात सुनवाता हूं। जब ये बात सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज खुद दहशतगर्दी करती है। आज इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने पहलगाम हमले को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। चूंकि आदिल राजा पाकिस्तानी फौज में काम कर चुके हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी जनरल के तौर तरीकों, उनकी रणनीति और उनके साजिश करने के तरीकों के बारे में बखूबी जानते हैं। मेजर आदिल राजा रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज में उनके अच्छे खासे कांटेक्ट हैं। आदिल राजा का दावा है कि आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ बातचीत में उन्हें पता लगा है कि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हुक्म पर हुआ। असल में मार्च महीने में बलूचिस्तान में बलोच उग्रवादियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया था और इस हमले में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा फौजी मारे गए थे। इस हमले से पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई थी। पाकिस्तानी अवाम में फौज के खिलाफ गुस्सा था। इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत में बड़ा अटैक करने की साजिश रची। इसके इंडिकेशंस आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल की स्पीच में साफ साफ दे दिए थे, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था, मुस्लिम कट्टरपंथियों को भड़काया था और कश्मीर को पाकिस्तान की यगलोरवेन बताया था। इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हो गया। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा का दावा है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने सबसे करीबी अफसर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को भारत में बड़े टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी सौंपी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने मातहत आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी
मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम से कहा कि वो भारत पर बड़े अटैक की तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें जिससे पाकिस्तानी फौज आसानी से अपना पल्ला झाड़ सके और इस हमले का ठीकरा कश्मीरियों के सिर फोड़ सके। पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने बताया कि शहाब असलम ने आईएसआई के एसेट्स यानी आतंकवादी संगठनों से कांटेक्ट किया जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहकर पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ सके। कश्मीर में जिहाद की जिम्मेदारी संभालने वाले आईएसआई के फुट सोल्जर्स ने पहलगाम हमले के लिए लश्कर ए तैयबा के ऑफशूट द रेसिस्टेंस फ्रंट को चुना, क्योंकि एक तो टीआरएफ का नाम सेक्युलर है, दूसरा इससे यह लगता है कि आतंकवादी हमला लोकल कश्मीरियों की जद्दोजहद का नतीजा है। पहलगाम हमला जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने करवाया, मैंने आपको बताया और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उसके एविडेंस भी रिलीज कर रहा हूं, वो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के जरिए करवाया गया और एक बड़े ही तरीके के साथ केओस क्रिएट किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। स्पेशल ऑपरेशंस डायरेक्टरेट ऑफ आईएसआई की तरफ से यह काम करवाया गया क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जो गोल्स थे, मुख्तलिफ मकासद हासिल करना चाहते थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, और वो उन्होंने हासिल कर भी लिए फौरी तौर के ऊपर। केओस जब आप क्रिएट करते हैं तो इमीडिएटली जो केओस थ्योरी अगर आप पढ़ें तो केओस थ्योरी आपको, साइंटिफिक केओस थ्योरी आपको बताती है कि इमीडिएट रिजल्ट्स तो डिटरमिन आप कर सकते हैं, डेट्रीमेंटल होता है केओस क्रिएट करके उसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म के अंदर निकालना, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनप्रेडिक्टेबल होती है केओस थ्योरी। और ये इन्होंने काम तो कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। ये करवाया इसलिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गया था, इसके ऊपर हम मजीद बातचीत जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें रोल यहां पे जिस तरह पाकिस्तान के फौज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था और फौज के अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी था। एक तो फौज के अंदर जो जाफराबाद ट्रेन एक्सप्रेस पे अटैक हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर था ओवरऑल, लेकिन ये असल मकसद इससे बड़ा था। असल मकसद ये था कि पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल फायदा इसका जो है वो फौज का चीफ उठाना चाहता था, और पूरी फौज डेफिनेटली इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है पाकिस्तान की। चंद स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे हमेशा से जो ये काम करते चले आए हैं, उन्हीं के जरिए किया गया। ये स्पेशल ऑपरेशन था, उन्हीं के जरिए काम किया गया, और ये काम जो है वो मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम ने ये काम जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, जो कि डायरेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस हैं आईएसआई के, और मैंने उसके बारे में, मेरे पास तो बहुत कुछ मजीद भी मौजूद है। आदिल राजा के बयान से साफ है कि पहलगाम का आतंकवादी हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर पर और मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम के डायरेक्शन में हुआ। आदिल राजा के मुताबिक हमले के दौरान मेजर जनरल शहाब असलम आतंकवादियों के हैंडलर्स के साथ लगातार कांटेक्ट में था, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर चैट कर रहा था। मोहम्मद शहाब असलम के पास इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन की कमान है। वो स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का डायरेक्टर जनरल है। ओरिजिनली लाहौर के कैंट इलाके का रहने वाला शहाब असलम आर्मी में कमीशन लेने के बाद सिंध रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। सिंध के अलावा शहाब असलम बलूचिस्तान में भी रह चुका है। हालांकि पिछले 1 साल से शहाब असलम के पास आईएसआई स्पेशल ऑपरेशंस की कमान है। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने बताया कि शहाब असलम मलेशिया और अफगानिस्तान के मोबाइल नंबर से पहलगाम हमले के आतंकियों के कांटेक्ट में था। उन्होंने ही पूरे हमले की प्लानिंग की, आतंकवादियों की एंट्री और एग्जिट का पूरा रास्ता बताया। मेजर जनरल शहाब असलम यहां पे अगर देखा जाए तो उनका किरदार एक मोहरे वाला ही था। ये इनका बुनियादी ताल्लुक जो है वो 14 सिंध रेजिमेंट से है। बलूचिस्तान में ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं और ये आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के तकरीबन 1 साल से जो है ये डीजी लगे हुए हैं। और ये न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ लाहौर से इनका ताल्लुक है। लाहौर कैंट में इनका जो है वो
अपना आबाई घर है, वहीं की जो है वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप टाइप इनका जो ब्रॉट अप है वो लाहौर का है। और उसके अलावा ये इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर रह रहे हैं। और ये जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था पहलगाम में, तो ये राब्ते में थे, पहलगाम के लोगों के साथ ये राब्ते में थे। और इनके अपने जो है वो 2 व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं उनमें से भी इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर यूज किया। इसके अलावा मलेशिया की सिम्स भी इस्तेमाल इन्होंने की हैं और अफगानिस्तान की सिम भी यूज की गई है। और मैं जाहिर बात है इसके ऊपर मजीद ज्यादा बातचीत तो नहीं करूंगा, लेकिन इनका जो ऑफिशियल नंबर है जो इस्तेमाल हुआ इस ऑपरेशन के अंदर वो पाकिस्तान का ऑफिशियल नंबर है जो व्हाट्सएप के ऊपर इस्तेमाल हुआ, और इसके आखिरी 3 डिजिट 714 है। और दूसरा जो इनका पर्सनल नंबर है जिसके ऊपर ये बातचीत करते हैं वो जो इस्तेमाल इस ऑपरेशन के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिए कि मुझे आई नो अ लॉट। वो जो है इनका नंबर है वो 997 आखिरी 3 जो है डिजिट्स हैं इनके। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो मजीद मौजूद है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया, और मैं ये बात क्लियर करूं कि मेरा मकसद जो है वो ना तो जंगी जुनून को हवा देना है, ना ही कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ जो है वो उसको भुगताना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी में आसिम मुनीर ने फायदा उठाया। पाकिस्तान में अब दोबारा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि पहले एंटी अफगानिस्तान सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की गई तो वो काम चल नहीं सका। तो अब दोबारा एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर जो है वो अपनी साख को बहाल करना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन को रिडीम करना चाहता है पाकिस्तान के मिलिट्री हंता जो है, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स, और उसमें इस वक्त तक वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन जब तक ये आसिम मुनीर जैसे लोग इस वक्त पावर के ऊपर बैठे हुए हैं, ये अपना पावर मजीद अपनी मजबूत करना चाहते हैं, तो इनके बैठे हुए अमन तो बहरहाल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर मेजर आदिल राजा का कहना है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लंबे वक्त से पहलगाम हमले जैसे किसी मौके की तलाश में था। उसने बहुत सोच समझकर पहलगाम हमले की प्लानिंग की। इसके बहाने वो अपनी हैसियत को मजबूत करना चाहता था। आसिम मुनीर को पता था अगर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तो भारत यकीनन रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे उसे अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने का मौका मिलेगा। आसिम मुनीर भारत से मुकाबला करने के बहाने फौज के अंदरूनी टकराव को भी खत्म करना चाहता था। इससे मुनीर को सियासी तौर पर अपनी पावर को और बढ़ाने का मौका मिल गया। इसीलिए उसने अपने सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को पहलगाम जैसे हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी दी। फिर आसिम मलिक ने यह काम अपने खासम खास मेजर जनरल शाह असलम को दे दिया। और ख़ास बात यह कि आसिम मुनीर हो, आसिम मलिक हो या फिर शाह असलम, ये सब के सब पंजाबी जनरल्स हैं। इन सब का ताल्लुक पाकिस्तानी पंजाब से है, जहां से फौज के ज्यादातर अफसर आते हैं। पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने कहा, पाकिस्तानी फौज लंबे अरसे से ऐसे कामों के लिए दहशतगर्दों का इस्तेमाल करती रही है, इसलिए इस बार भी ऐसा ही किया गया। पहलगाम हमले की प्लानिंग काफी अरसे से चल रही थी, और मैं इसके ऊपर अगर आप मेरा एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं जनवरी से इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा मुतासिर हुई भी है, इतने ज्यादा ये तंग है कि ये कोई ना कोई काम करवाना चाहते हैं, ये हमला करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ताकि इनकी रेपुटेशन जो है वो मिलिट्री जिंगोइज्म के अंदर जंगी जुनून का चूरन बेच के जो है वो वापस हासिल हो सके। और उसके अंदर फिर चाइनीज एंगल भी है, क्योंकि चाइना भी जाहिर बात है कि हिंदुस्तान से मरासम भी रखना चाहता है, हिंदुस्तान को अपनी मार्केट भी रखना चाहता है, और उसके साथ साथ कट डाउन टू साइज भी उसको करना चाहता है। तो दोनों चीजों का इन्होंने फायदा उठाते हुए ये काम करवाया, एक कैलकुलेटेड मूव की कि हिंदुस्तान रिस्पॉन्स करेगा, जिसके अंदर ये आईएसआई के अफसरान जो है तमाम के तमाम इसमें शामिल नहीं थे। और कहा भी गया आईएसआई की तरफ से कि इस तरह का मिस एडवेंचर ना किया जाए जब इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, उसने डीजी आईएसआई
आसिम मलिक को ये ऑर्डर्स दिए और आसिम मलिक ने ये काम अपने स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को ये टास्क दिया और मेजर जनरल शहाब असलम ने जो है ये पूरे का पूरा टास्क इसको पैरा तकमील तक पहुंचाया। सिर्फ वो ये काम नहीं कर रहे, उसके अलावा ये जाहिर बात है कि मिलिटेंट प्रॉक्सीज का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर 1980 के दहाई से आज दिन तक किया तो जाता है। ये इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं। तो मैं एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहता जिसका नतीजा ये निकले कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाए और पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है वो उसको भुगते हैं। हालांकि इनको जर्नैलों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल है, भारत पर ऐसा बड़ा टेरर अटैक करके आसिम मुनीर क्या हासिल करना चाहता था? असल में आसिम मुनीर एक साथ कई मकसद अपने हासिल करना चाहता था। जैसे पहला, फौज के भीतर अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को खामोश करे। दूसरा, भारत के साथ जंग के नाम पर पूरी कौम को एक साथ आने की कोशिश करे। और तीसरा मकसद, इमरान खान के चैलेंज को ख़त्म करे। ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है कि आसिम मुनीर इमरान खान से कितनी नफरत करते हैं। 2018 में जनरल आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ थे, लेकिन आसिम मुनीर के साथ इमरान खान की नहीं बनती थी, तो इमरान खान ने उन्हें आईएसआई चीफ की कुर्सी से हटा दिया और इसके बाद से ही जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को दुश्मन नंबर 1 मानने लगे। इमरान खान की सरकार गिराने और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। इमरान खान 2 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इमरान खान के सपोर्टर्स का हौसला अभी भी बरकरार है और यह बात जनरल आसिम मुनीर को लगातार परेशान करती है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को भी यह बात समझा दी है, अगर भारत के साथ टेंशन के हालात बने तो इसमें उनका भी फायदा है और शहबाज शरीफ की हुकूमत का भी फायदा है। इसके बाद आसिम मुनीर ने भारत को जंग के लिए उकसाने का ये डेंजरस प्लान बनाया। एक तो देखें, यहां पे मुख्तलिफ मकासद थे जिनके अंदर सबसे पहला जो मकसद था वो आसिम मुनीर चाहता है कि उसको एक्सटेंशन सर्विस के अंदर मिले और उसने बिल्कुल अब 4 दिन के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अपनी जंग को डिक्लेयर करके अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया। प्रूफ इज इन द पुडिंग। और आगे मजीद भी वो अपने इक्तदार को सीमेंट करने के लिए पाकिस्तान में 75 साल से जिस तरह फौजी हुकूमतें करती चली आई हैं उसी तरह वो अगली अपने तमाम की तमाम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मनी को इस्तेमाल करते हुए और जंग जीत गए वो ये कह के आगे जो है वो मजीद इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। और सियासी फायदा उठाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तख्ता गिराने के बाद 2022 से अब तक फौज की वो जो 75 साल से जो एक अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी थी, मॉरल अथॉरिटी थी, हालांकि आधा मुल्क गवा चुके 1971 में, वो चैलेंज हो गई है। यहां पे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनको चैलेंज कर रहा है। साथ ही साथ चाइना फुली ऑन बोर्ड था। चाइनीज सैटेलाइट यूज हुई आपके फाइटर जेट्स को ट्रैक करने में, उनका डाटा लिंक को हैक करने में। चाइना को क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो सपोर्ट पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त उधार के ऊपर चल रहा है। उधार सिर्फ $1 बिलियन मिलता है वहां से, IMF से, अमेरिका से मिलता है, लेकिन जब तक चाइना भी साथ साथ इनको उधार ना दे या अपने जो ऑलरेडी जो इनको कर्जे दिए हुए उनको एक्सटेंशन ना दे तो तब भी इनको मसला बनता है। और जाहिर बात है चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ बेस करती है, तो चाइनीज ने अपने वेपन टेस्ट कर लिए। हाँ, अलबत्ता आसिम मुनीर की जात को बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि फौज के अंदर उसने ये बताया कि हमने बलूचिस्तान का बदला लिया है। उसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया है, ताहयात एक रैंक है, ये कह के कि मैं जंग जीत गया हूं। आजकल पाकिस्तान के बच्चे शीशे के अंदर खड़े होके वीडियोस बनाते हैं, एक तरफ वो खुद खड़े हुए और अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैंने आपको फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया, और शीशे में खुद ही अपने आप को कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो आगे से कह रहा है कि आपने बहुत जबरदस्त जंग जीती है। वो कहते हैं बस मैं हूं ही बड़ा कमाल का। इस तरह की बातचीत बच्चों को तो पता है, इसी वजह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों के पास नहीं जाते। ये पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश करने के लिए यहाँ पे ये काम करें कि हम जीत गए, हम जीत गए। ये बेचने की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है वो इसलिए है कि एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव जो है, जो कि डिफीट की तरफ जा रहा था, जो कि पाकिस्तान में जो जनरल सेंटिमेंट है वो फौज के खिलाफ जा रहा था, उसको प्रो आर्मी करने के लिए इस वाकये को जो है वो इस्तेमाल किया गया और कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। पहलगाम हमले में जनरल आसिम मुनीर से लेकर मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम तक किसका क्या रोल था, किसने क्या किया,
मेजर आदिल राजा ने आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के डीजी के वो फोन नंबर भी बता दिए जिनका इस्तेमाल पहलगाम हमले के वक्त आतंकवादियों को डायरेक्शन देने के लिए किया गया। लेकिन आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बड़ी बेशर्मी से कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया और इसके कोई सबूत नहीं दिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद शहबाज शरीफ उन मुल्कों के दौरे पर निकले हैं जिनसे वो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट चाहते हैं, जिनसे वो हथियार और ड्रोन्स चाहते हैं। कल शहबाज शरीफ ईरान में थे और आज अजरबैजान पहुंचे। यहां पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान ट्राइलेटरल समिट था। इस समिट में टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोआन भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ अजरबैजान और टर्की के नेताओं के सामने बिछ गए। कहा दोनों देशों के सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। दोनों मुल्कों ने भारत से पाकिस्तान को बचा लिया और इसके लिए शुक्रिया। और नोट करने वाली बात है कि शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल का तमगा लगाकर आसिम मुनीर भी टर्की और अजरबैजान के दौरे पर गए हैं। शहबाज शरीफ जब टर्की और अजरबैजान के प्रेसिडेंट को अपने सगे भाई से भी बढ़कर बता रहे थे, उसी वक्त उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की मिजाज पुरसी की। कहा जनरल आसिम मुनीर ने जिस बहादुरी और जिस जिंदादिली के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया, उसकी तारीफ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। मुल्क का वजीर आजम अपनी फौज के कमांडर्स की तारीफ करे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है किसी देश का आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरे देशों के दौरे पर जाए, सरकार को पॉलिसीज डिक्टेट करे और दूसरे देश में बैठकर वजीर आजम फौजी जनरल के तारीफ में कसीदे पढ़ें। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और सिर्फ शहबाज शरीफ ही कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने जो कहा उससे क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जनरल आसिम मुनीर के इशारों पर नाच रही है। जनरल मुनीर यह दावा करते घूम रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली। आज शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जंग तो पाकिस्तान ने जीती है, लेकिन इसके बाद भी वो भारत से बात करना चाहते हैं और जब भी बातचीत होगी तो पानी के मसले पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। यह ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ की तो किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता और यह बार बार साबित हो चुका है। पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर आदिल राजा की हर बात पर भी आंखें बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज जो सबूत उन्होंने दिखाए उनमें अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो जनरल आसिम मुनीर का अपराध बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है और पाकिस्तान को इस अपराध की जितनी सजा मिली है वो बहुत कम है। पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को अपना मानती है। ये तो उसी दिन साबित हो गया था जब मारे गए दहशतगर्दों के जनाजे में आर्मी के अफसर शामिल हुए थे, जब आतंकवादियों के ताबूत पाकिस्तानी झंडे में लिपटे दिखाई दिए थे, जब आतंकवाद के अड्डे तबाह हुए थे तो पाकिस्तान की फौज ने रिटेलिएट किया था। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का पहलगाम के हमले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, इसके सबूत चौंकाने वाले हैं। भारत ने पहले भी कहा है हमारे पास पहलगाम के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की साजिश के सबूत हैं, आतंकवादियों के फ़ोन नंबर हैं, मैसेजेस की डिटेल्स हैं, हैंडलर्स के नाम हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारत की तरफ से ये सबूत भी सामने आएंगे। आज जो सबूत हमने देखे वो पाकिस्तान का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ अभी भी गलतफहमी में हैं, अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं। अच्छा होगा शहबाज शरीफ जनरल मुनीर की बातें सुनने के बजाय अपने यहां तबाह हो चुके 11 एयर बेसेस का दौरा करें, दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स पढ़ें। शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ जीत का जो दम भर रहे हैं, अगले 2 मिनट में मैं उसे एक्सपोज करूंगा। मैं आपको कुछ नए सबूत दिखाऊंगा। 4 दिनों में हमारी सेना ने पाकिस्तान को इतना मारा कि इसके डर से पाकिस्तान की आर्मी कम से कम 5 साल तक उबर नहीं पाएगी। मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी नई सैटेलाइट तस्वीरें दिखाऊंगा
जिनसे साबित होगा कि भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को कितना भारी नुकसान पहुंचाया। चकवाल के मुरीद एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स ने 10 मई की देर रात अटैक किया था। मुरीद बेस की जो नई सैटेलाइट पिक्चर्स इंटरनेशनल एजेंसी मैक्सार ने रिलीज की हैं, उनके मुताबिक मुरीद एयरबेस में पाकिस्तान ने जमीन के अंदर एक स्पेशल वेपन्स फैसिलिटी बनाई हुई थी। भारत ने मिसाइल से इसी स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट किया था और हमारी मिसाइल्स इस अंडरग्राउंड टनल के एंट्री पॉइंट से सिर्फ 30 मीटर दूर पर गिरी थी। इस टनल के एंट्री पॉइंट पर 3 मीटर से ज्यादा चौड़ा क्रेटर सैटेलाइट पिक्चर में आपको साफ दिखाई देगा। इंटरनेशनल एजेंसीज का दावा है कि 4 दिनों के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान को इससे बाहर निकलने में 5 साल का वक्त लगेगा। पहले दिन ही हमने अपना एक मेजर टारगेट अचीव कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट किया। उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन भेजे। टोटल 2 दिन में उन्होंने 600 ड्रोन भेजे, लेकिन हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने एकदम ढाल की तरह खड़ी रही, जिसमें दोनों चीजें थी जो इंडिजिनस थी। एक तो आकाश तीर, आकाश जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है हमारा, और साथ में हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इन्होंने मिलकर एक ऐसी ढाल बनाई कि उनके ड्रोन्स कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद हमने उनके लेवल पे डोमिनेट किया, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम पे वो ऊपर आ गए थे। उन्होंने मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया था, हमने उस लेवल पे जाके उनको डोमिनेट किया। हमने उनके 11 से 12 एयरफील्ड्स को अटैक किया और तबाह और बर्बाद कई एयरफील्ड्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किया। हमने नूर खान को हिट किया, हमने मुरीद को और साथ में सरगोदा को हिट किया, जो कि उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, यूएवी और जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के जो बेसिस थे, जैसे मुरीद था। और साथ में हमने हिट किया उन एरियाज को, रनवेज को, जो हमने तबाह बर्बाद किए, जो बिल्कुल ही किराना हिल्स के पास थे। यानी कि हम उनको मैसेज दे रहे थे कि देखो हम यहां तक पहुंच सकते हैं, तो बहुत ही पास में जो आपके स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं, उस पर भी हम हमला कर सकते थे। ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग था। भारत में तो सब जानते हैं कि पाकिस्तानी फर्जी प्रोपेगेंडा करने में कितने तेज हैं, झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान ने कुछ घंटों के लिए इंप्रेशन क्रिएट कर दिया था जैसे उन्होंने भारत के एयर बेसेस को और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब भारत की फौज ने सबूत दिखाए, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट पिक्चर्स को एनालाइज किया, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि मामला तो उल्टा है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, रडार्स को उड़ा दिया, हैंगर्स को बर्बाद कर दिया, और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कहा कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट तक पहुंच गई थी। तब पाकिस्तान घबराया और अमेरिका के पास पहुंचा। आज जो नई तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, ये सबूत हैं इस बात का कि पाकिस्तान ने किस कदर झूठ बोला। बुरी हार के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर अपनी जनता को बेवकूफ बनाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम किया है तो वो है शशि थरूर। शशि थरूर ने दुनिया भर में पहलगाम में पाकिस्तान के पाप के बारे में बताया। शशि थरूर ने लैटिन अमेरिकी देश पनामा में मोदी की एंटी टेरर पॉलिसी की आज जमकर तारीफ की। शशि थरूर ने पनामा में इंडियन कम्युनिटी के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा, पाकिस्तान पिछले 40 साल से भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत ने एक के बाद एक कई बड़े आतंकवादी हमले बर्दाश्त किए हैं। हर हमले के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार लगाई है। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव बनाएं, आतंकवादियों को सजा दिलाएं, लेकिन यह सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। थरूर ने कहा, जब मुंबई जैसा बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तब भी भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। We will not accept anymore the constant outrages of terrorism inflicted upon our people. We have suffered
attack after attack for almost 4 decades now. Going back from the first attacks in Kashmir in 1989 onwards, we have seen repeated outrages, civilian victims. Most of you will remember the horrors of Mumbai in 2008, what we call 26/11 because it happened on 26 November, but went on for 3 days, in which 170 people were killed. Many of you will remember many other examples. I myself wrote an article where I found about 15 examples since 2001 alone. It is just not acceptable for us to continue to bear the pain, the grief, the wounds, the losses, and then merely go and tell the international community, look what is happening to us, please help us, please put pressure on the perpetrators to actually identify and prosecute the criminals. None of that has been happening despite our best efforts. After Mumbai, we had all the evidence. We even captured one of the terrorists alive. A very brave policeman gave his life to capture Ajmal Kasab alive. He was identified, his home, his address, his village in Pakistan were identified. Not only India, but Western intelligence agencies had recordings of the chilling voice of the Pakistani cold-blooded handler giving daily, minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai while the killings were going on. All the evidence was collected, dossiers were established. What happened? Has a single person behind this outrage been prosecuted, let alone convicted? The answer is no. Sadly, Pakistan has chosen a policy of enabling terror. And not just enabling, but creating terrorist establishments, financing them, training terrorists, equipping them. इसके बाद शशि थरूर ने आतंकवाद को लेकर मोदी की पॉलिसी के बारे में बताया। थरूर ने कहा, मोदी ने सत्ता में आते ही आतंकवाद से लड़ने की पैसिव पॉलिसी को खत्म किया, एक्टिव रिवेंज की पॉलिसी बनाई। और 2016 में जब उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो मोदी की पॉलिसी का पहला एग्जाम्पल देखने को मिला, जब भारत के सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया। थरूर ने कहा, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान को आतंकवादी हमले के लिए पनिश किया। और पहलगाम हमले के बाद तो भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के दिल यानी पंजाब में बहावलपुर और मुरीद के जैसे टेरर सेंटर्स को टारगेट किया। और जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमले की कोशिश की तो भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है, जिसकी आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both in both Punjab and Pakistan occupied Kashmir. And let me say to you, this is going to be the new normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came
and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, असदुल ओवैसी जैसे तमाम नेता इस वक्त दुनिया के 33 देशों का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने नीति के तौर पर इसे सपोर्ट किया है, लेकिन कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें यह बात चुभ रही है। शशि थरूर ने पनाह में बताया कि भारत ने पहले कितने आतंकवादी हमले झेले। उस वक्त की सरकारें दुनिया के सामने पाकिस्तान को रोकने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शशि थरूर ने कहा, अब नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी बदल दी है। अब भारत आतंकवादियों और उनके आकाओं को घर में घुसकर मारता है। जैसा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वही आगे भी होगा। शशि थरूर की इस बात को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मोदी की चापलूसी करार दिया। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज ने कहा, शशि थरूर तो मोदी की चापलूसी के मामले में बीजेपी के नेताओं से भी आगे निकल गए हैं। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। मुझे आश्चर्य है, अगर शशि थरूर ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगी। हैरत इस बात की भी है कि शशि थरूर ने भारत का पक्ष रखा, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की, तो ये बात कुछ लोगों को क्यों चुभी। यह सच है कि मोदी से पहले आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान को घर में घुसकर नहीं मारा गया, और जो इस सच को नकारने की कोशिश करेगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यह पब्लिक है, सब जानती है। आज असम की सियासत में भी पाकिस्तान पर बात हुई। आज पहली बार गौरव गोगोई ने माना कि वो एक बार पाकिस्तान गए थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जाने का मतलब यह नहीं कि वो आईएसआई के जासूस हैं। असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद आज गौरव गोगोई ने पहली बार चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब दिया। गोगोई ने कहा कि उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न क्लाइमेट चेंज पर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, इसलिए वो 1 साल पाकिस्तान में रहीं। ये बात 14-15 साल पुरानी है। बाद में 2012-13 में वो भारत आ गई और यहां भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसके बाद उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। गोगोई ने बताया कि जब उनकी वाइफ पाकिस्तान में थी तब वो उनसे मिलने एक बार पाकिस्तान गए थे। असल में हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार गौरव गोगोई पर और उनकी वाइफ पर आईएसआई से कनेक्शन का इल्जाम लगा रहे थे। इन आरोपों की जांच के लिए असम सरकार ने एसआईटी फॉर्म की है।
हिमंता बार बार कह रहे हैं कि 10 सितंबर को एसआईटी जांच पूरी होने के बाद वो गौरव गोगोई और उनकी वाइफ की जासूसी के सबूत सबके सामने रखेंगे। इसीलिए आज गौरव गोगोई ने कहा, अगर हिमंता के पास सबूत है, अगर उनके आरोपों में दम है, तो एक्शन क्यों नहीं लेते। पिछले 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, तो फिर उनके खिलाफ देशद्रोह के इल्जाम में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। गौरव गोगोई ने कहा कि असम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हिमंता को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो एक ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन हिमंता की 10 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म फ्लॉप साबित होगी। आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर 1 साल वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई। जब वे उस संस्था में थे तो मैं भी आज से 11 साल पहले, मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैर कानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है। कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था, जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन हिमंता अपनी आरोपों पर कायम है, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हिमंता ने आज कहा कि गौरव गोगोई ने पाकिस्तान जाने वाली बात तो मान ली, इसका मतलब यह है उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही हैं। गौरव ने अभी 10% सच बोला है, लेकिन 10 सितंबर को जब वो उनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे तब पूरे देश को पता लग जाएगा कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट हैं। हिमंता ने कहा, गौरव गोगोई जब पाकिस्तान गए थे तब उनकी पत्नी वहां नहीं थी। आज हिमंता ने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा, गौरव गोगोई ने 2021 में देश छोड़ने का प्लान बनाया था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। हिमंता ने गोगोई के सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, गौरव पर कानूनी कार्रवाई होगी और जरूर होगी, बस वो 10 सितंबर का इंतजार करें। So on 10th of September, we are going to take action. Who is saying that action will not be taken? They are very serious allegations. And I am again, as a Chief Minister of Assam, I am repeating, his visit to Pakistan was to get a training, nothing to do with his wife. Because at that time, his wife was not in Pakistan, wife was in India. I have documents to prove that his wife is involved of collecting various intelligence output of government of India. I have report in my hand. So 10 September I am going to reveal their relationship with Pakistan Army, their relationship with the Interior Department of Pakistan, and how they are doing all these things for a climate lobby. Entire point was to dethrone Bhupen Bora. He could have admitted that prior to his appointment also. So he is very smart. He knows that he has to admit. So he admitted after taking the appointment letter as a Congress president. Today he admitted because he knows that 10 September is coming. हिमंता की यह बात तो सही है कि गौरव गोगोई ने अपना पाकिस्तान कनेक्शन स्वीकार करने में बहुत देर लगा दी। अगर उनकी वाइफ 1 साल पाकिस्तान में रही थी, वो खुद भी पाकिस्तान गए थे, तो इस बात को छुपाने की क्या जरूरत थी। बता देते तो बात शायद इतनी नहीं बढ़ती। आज हिमंता ने एक और दावा किया कि गोगोई जब पाकिस्तान गए थे तो उस समय उनकी वाइफ वहां पर नहीं थी। अब हिमंता सवाल पूछेंगे कि फिर गोगोई पाकिस्तान क्या करने गए थे। अच्छा होगा गौरव गोगोई सारी बातें साफ साफ सही सही सबको बता दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आज एक बड़ी खबर आई।
सरकार से इस बात के संकेत मिले कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ पार्लियामेंट में इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उस दौरान 14 मार्च को उनके घर में आग लगी थी और आपको याद होगा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने नोटों की जली हुई बोरियों का वीडियो बनाया था, जिसे पब्लिकली जारी कर दिया गया था। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन रेकमेंड किया गया था। रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट की सिफारिश की थी। इसलिए अगर जस्टिस वर्मा खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा और इस सेशन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। मेरी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस वर्मा से 48 घंटे में इस्तीफा देने के लिए कहा था। जब जस्टिस वर्मा नहीं माने तो जस्टिस संजीव खन्ना ने सरकार से उन्हें इम्पीच करने की सिफारिश की। इसलिए अब सरकार के पास भी कोई खास ऑप्शन नहीं है। हालांकि जुडिशरी में कई रिटायर्ड जज और सीनियर लॉयर्स जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा एफआईआर दर्ज करना मुश्किल है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर आई। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहूदे बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के केस में गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए और वक्त मांग लिया। एसआईटी का कहना है कि विजय शाह के केस में गवाहों से मिले वीडियोज की फॉरेंसिक जांच मध्य प्रदेश में नहीं हो पाई, क्योंकि भोपाल में फॉरेंसिक लैब के पास इन वीडियोज की सत्यता की जांच की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए विजय शाह के केस की जांच के लिए और टाइम दिया जाए। हालांकि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी इनिशियल रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने के लिए और वक्त मांगा गया। एसआईटी के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, हैरानी भी जताई। हालांकि कोर्ट ने जांच के लिए वक्त दे दिया और अगली सुनवाई तक विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई का अब कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई बंद कर दे, अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस केस की सुनवाई करेगा। विजय शाह ने जो कहा वो वीडियो पर है, उन्होंने डिनाई नहीं किया है, अपने कहे के लिए माफी मांगी है। फिर एसआईटी इतनी देर क्यों लगा रही है? इस जरा से वीडियो की जांच के लिए और टाइम क्यों मांगा गया? सब समझते हैं ये मामले को ठंडा करने की कोशिश है, जिसे टाइम बाई करना कहा जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत पुणे की 19 साल की छात्रा को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के चक्कर में तुरंत जेल में डाल दिया गया था। छात्रा ने 2 घंटे में पोस्ट डिलीट कर दी थी, माफी मांग ली थी, कोई जांच नहीं की गई, लेकिन उसे 18 दिन जेल में रहना पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छात्रा को रिहा करवाया और सरकार को अच्छी तरह डांट लगाई। सिर्फ 19 साल की उम्र, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट और इतनी बड़ी सजा। दूसरी तरफ देखिए, विजय शाह की उम्र 62 साल है, हिस्ट्री में एमए है, 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी मंत्री बने हुए हैं। फर्क साफ है, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आपको बता दूं, आज केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी। एमएसपी लागत मूल्य पर 50% मुनाफा जोड़कर तय की गई है। सरकार ने धान की एमएसपी 69 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर अब 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। ज्वार की एमएसपी 328 रुपए बढ़ाकर 3699 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। रागी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 596 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। अब रागी 4886 रुपए प्रति क्विंटल से कम रेट पर नहीं बिकेगी। इसी तरह अरहर की दाल के एमएसपी को 450 रुपए बढ़ाया गया है। मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के साथ साथ कपास के एमएसपी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। कपास की एमएसपी पहले 7121 रुपए प्रति क्विंटल थी,
अब इसे 7,710 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदेगी। इसके लिए सरकार 2,07,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। एक और अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को लोन पर ब्याज में मिलने वाली छूट को भी जारी रखने का फैसला किया है। अगर किसानों को आसानी से लोन मिले, कम ब्याज पर लोन मिले, उनकी फसल की कीमत मुनाफे के साथ मिले, तो किसानों के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है।